Hello students, today we start isothermal process. Isothermal process. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस की तरह हम लोग ये सिलेंडर पिस्टन डायग्राम बना लेते हैं। एक सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर गैसेस हैं। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल यहाँ टेम्परेचर मीन्स सेम टेम्परेचर हो, मीन्स इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। तो पहला जो पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे वो क्या होगा, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। मीन्स जो भी आप यहाँ पे हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू, सपोज दैट इनिशियल इसकी वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1 एंड टेम्परेचर है T1। आफ्टर सप्लाइंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आपको क्या मिलेगा, इसके वॉल्यूम चेंज हो गए V2, प्रेशर चेंज हो गया P2, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स प्रेशर वॉल्यूम इस तरीका से चेंज होगी कि टेम्परेचर में किसी तरीका का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये पिस्टन था अभी और यहां पर, और ये धीरे धीरे करके पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। सो चलिए यहां पहुंच गया है, बट देखा जाए तो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तभी तो इसको बोला जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को नाम होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। याद करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या था कि PV इज इक्वल टू nRT, और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होने वाला है, तो बताइए मैं क्या ही लिख सकता हूं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ना, nR ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी यहाँ इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट हो गया, तो PV क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। मीन्स आप लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने? देखो, मैं यहां लिखूंगा P1 V1 तो यहां क्या होगा nRT, फिर लिखूंगा P2 V2 तो भी टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा। चलो मैं एक बार लिख ही लेता हूं, क्यों टाइम वेस्ट करें, आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। देखो, सोचो टेम्परेचर T है, प्रेशर चेंज हुआ P1, वॉल्यूम V1, बट ये क्या रह गया nR, टेम्परेचर T है। फिर से प्रेशर में चेंजिंग आया, ये P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, बट ये राइट हैंड वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट ही है। तो आप क्या लिख सकते हो इन दोनों से कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको एक ये टर्म मिल गया। इसी को चाहे तो आप लिख दो कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू, बोलो, V2 बाय V1। मीन्स जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलिए, हमें दूसरे पैरामीटर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन मिल गया, टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहने वाला है। आइए अब और अदर पैरामीटर की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर लूं कि वर्क डन क्या होगा, बताइए। थर्ड मैं चाहता हूं वर्क डन निकालना, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता था PdV। यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रेशर कांस्टेंट है?
तो आंसर है नहीं। यहां तो प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, दोनों चेंज होने वाले हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तब आसान था, P इंटू डेल्टा भी कर देते, हमें वर्क डन निकल आता। बट यहां तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होने वाला है, तब हम इसे इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। मीन्स जो नेट वर्क डन होगा P dV का इंटीग्रल होगा। लिमिट भी लगा लेंगे कहां से कहां तक हमें वॉल्यूम चेंज कराना है। ठीक है, तो देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब क्या करो, जो रिलेशन आपने अभी लिखे थे कि PV इज इक्वल टू nRT, जहां T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, इस प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आप इंटीग्रेट तो तभी कर पाते हैं जब अगर ये dV है तो ये भी टर्म V के फॉर्म में हो, यानी प्रेशर को आपको इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन होगी। क्या करें, तो कर लो। इसमें दिक्कत क्या है, हमें यहां P चाहिए तो P हो जाएगा nRT अपॉन में भी, यहां पुट कीजिए nRT अपॉन V dV और लिमिट लगा दो, इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2, तो इसे इंटीग्रेट कर लेना है। दूसरे स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, nRT ये कांस्टेंट है, बाहर कर दो, nRT बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन V dV, लिमिट है V1 टू V2। क्लियर। अब क्या करें, अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको एक टर्म सिखाता हूं, अगर कभी ऐसा इंटीग्रल आ जाए 1 अपॉन V dV, तो इसका इंटीग्रल होता है ln V log V। ठीक है, ln का मीनिंग हो गया कि हम log का बेस E है, और log करके भी लिखूंगा तो उसका मीनिंग होगा कि बेस 10 है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपने याद नहीं रखे हैं इंटीग्रेशन में ये टर्म को, तो ध्यान रखें। 1 अपॉन V dV का इंटीग्रल ln V होगा। अब आइए यहां पे वर्क डन क्या मिलेगा, nRT बाहर है, 1 अपॉन V का इंटीग्रल लिखूंगा ln V, लिमिट V1 टू V2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, वर्क डन इज इक्वल टू nRT, अब थोड़ी सी और आगे, ln V, अब लिमिट पुट करो, ln V2 फाइनल माइनस ln V1, ये तरीका होगा। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ln V2 माइनस ln V1 को आप लिख सकते हैं ln V2 बाय V1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, ये ln V2 माइनस ln V1 है, तो आप V2 बाय V1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने ये अगर लॉग पढ़े होंगे तो आपको 10th क्लास में या 9th क्लास के मैथमेटिक्स में बताया गया होगा, नहीं पढ़े तो याद रख लो कि लॉग में कुछ ऐसी चीजें हो माइनस में तो उसे डिवाइड में लिखा जा सकता है। अब इसको अरेंज करते हैं तो वर्क डन मिल जाएगा हमें nRT, बताइए क्या लिख दूं, ln V2 बाय V1। चाहो तो आप वर्क डन को ऐसे लिख लो nRT V2 बाय V1, बताइए V2 बाय V1 को P1 बाय P2 भी लिख सकते हैं, तो आप इसी को मैं यही लिख देता हूं एक बार प्लीज, nRT इन टर्म्स ऑफ प्रेशर प्रेजेंट करना है तो ln V2 बाय V1 को P1 बाय P2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहां बेस चेंज करें, अगर बेस 10 में लिखना है तो इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 nRT, अब लिखूंगा लॉग, यहां बेस हो गया इसका 10, लॉग V2 बाय V1। और कोई चाहे तो
तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकता है 2.303 आर, वही एनआरटी, सॉरी एनआरटी लॉग ऑफ P1 बाय P2 भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। फार्मूला हो गया एनआरटी ln V2 बाय V1, या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P1 बाय P2। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होंगे कि वॉल्यूम कितना से कितना चेंज हुआ। सोचो 1 लीटर से 2 लीटर हो गया, तो इनिशियल 1 लीटर, फाइनल 2 लीटर। टेम्परेचर रहा होगा 500 केल्विन, 600 केल्विन, तो वो टेम्परेचर की वैल्यू लिख देंगे केल्विन में, और ये नंबर ऑफ मोल कितना है और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। राइट, चलिए, तो ये थर्ड नंबर का पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। रिलेशन क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, प्रेशर और वॉल्यूम में, और इस सिचुएशन में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ा रफ कर लूं। अब हमें क्या निकालना है कि हीट सप्लाई कैसे निकालें। आइए डिस्कस करते हैं। रफ कर दें, चलिए इसका रफ करते हैं। और फोर्थ नंबर का पॉइंट, वी वांट टू फाइंड आउट हीट सप्लाई। फोर्थ नंबर, हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू। हमने तो पढ़े थे कुछ ऐसा एन सी डेल्टा टी वाला टर्म, बट यहां डेल्टा टी यानी कि क्या हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आंसर है नहीं। मीन्स आप कितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर में तो कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आ रहा है, हीट सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पे जो हीट सप्लाई किया जा रहा है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है टोटली। हालांकि ऐसा तो 100% ट्रू नहीं है, बट एक इस तरह से एज्यूम करें यहां पे कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा मेंटेन किया गया है कि टोटल हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे आप हीट एनर्जी दे ही नहीं रहे क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो हीट एनर्जी नहीं दिया जा रहा है, कोई ऐसा सोच ले तो नहीं, ये गलत है। हीट एनर्जी दिया जा रहा है, आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही, तो इसका सिर्फ यही लॉजिक नहीं होगा कि आपकी इनकम ही नहीं है। हो सकता है कि आपकी इनकम हो बट आप टोटल के टोटल खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। आपकी जो सेविंग है वो नहीं बढ़ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास इनकम ही नहीं है। नहीं, इनकम है, बट ऐसा हो कि जितना इनकम है उतना ही आप खर्च कर रहे हैं, तो इसमें सेविंग क्या होगी, 0। बट अगर जो इनकम है 100 और खर्च है 10, तो सेविंग होगी कुछ ना कुछ। बट इनकम है 100, खर्च भी 100, तो सेविंग क्या हो जाएगी, 0। तो यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इनकम ही नहीं है। तो यहां इनकम ही नहीं है का मेरा मीनिंग है कि हीट सप्लाई से, तो हीट सप्लाई है, हीट सप्लाई किया गया है, बट ये जो टोटल हीट सप्लाई है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां पे जो हीट सप्लाई है वो टेम्परेचर चेंज नहीं करा रहा है। चलिए, तो फिर क्या करें भाई, कैसे निकालें? तो हम लोग यहां पे अब लॉजिक लगाएंगे, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ से क्या सीखते हैं हम लोग कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस में डब्ल्यू। अब हमें यहां से क्लियर हो गया है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। यहां से लिख दो 5वां नंबर का पॉइंट कि डेल्टा ई अगर जो पूछा जाए तो डेल्टा ई क्या ही होगा, 0 होगा। रीजन, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है,
इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और अगर जो डेल्टा ई 0 है तो इट इज वेरी क्लियर कि जो डेल्टा ई क्यू होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। जो भी यहाँ पे हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप इसे इस तरीका से फाइंड कर सकते हैं। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाइड वर्क डन के बराबर होगा। जितना वर्क डन आया है, अगर 10 जूल आया है वर्क डन, मीन्स 10 जूल का हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है। इस केस में पूछा जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, तो आंसर होगा 0। यहां इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम। 6 नंबर इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम इसको भी बोलते हैं। इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं। पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इंडिकेटर डायग्राम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देख लेता हूं, थोड़ी सी दिक्कत है। इसको बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। तो देखो ना, यहां हमें क्या ही मिला था कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स जो पी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। तो इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमें इंडिकेटर डायग्राम मिल गया जिसको पीवी डायग्राम बोल रहे हैं। और इसको रफ करें तो आगे पढ़ेंगे कि इसका स्लोप कैसे फाइंड किया जाएगा। बताइए स्लोप कैसे निकालेंगे? सोचो, स्लोप कैसे निकालेंगे? याद करो, मुझे स्लोप की बात की जा रही है मुझसे, तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे पूछा जाएगा, क्या करेंगे? यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, जो tan थीटा होगा हम उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, निकाल भी लेंगे। तरीका क्या है? देखो 6-7 नंबर स्लोप, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। और इसी को हम क्या ही बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, क्या करें? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट। दोनों साइड देखो, यहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरी करने वाला है। और स्लोप का मीनिंग है, स्लोप का मीनिंग क्या है? डीपी बाय डीवी निकालना। पीवी डायग्राम में स्लोप का मीनिंग है डीपी बाय डीवी। मैं लिख देता हूं यहां स्लोप, स्लोप का मीनिंग क्या है? डीपी बाय डीवी, और इसी को tan थीटा भी बोला जाता है। मीन्स बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? तो एक लाइन में आंसर होगा सर डीपी बाय डीवी फाइंड करना है। आइए यहां से डी पी भी बाय डीवी, यहां भी डी, यहां तो क्या है? राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन में डीवी। कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है? 0। मीन्स डी पी भी बाय डी भी इज इक्वल टू 0। अब आगे का स्टेप देखो, इसी में लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे ऐसे लाइन खींच देता हूं। तो ये दोनों वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एक बार प्रेशर को कांस्टेंट एज्यूम करो और डीवी बाय डीवी फाइंड करो, फिर प्लस साइन। इस बार क्या करना है? इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट और डीपी बाय डीवी, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए नेक्स्ट में, नीचे दिखेगा? नहीं दिखेगा, मैं इधर ही बढ़ता चला जाता हूं। नेक्स्ट में अब मैं क्या करूं? मुझे तो डीपी बाय डीवी चाहिए, तो यहां हो गया P × 1 प्लस में भी डीपी बाय
dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी dp बाई dv है ना, ये p है, इसको इधर लेके चले जाओ तो आ जाएगा dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ p अपॉन v। मीन्स आपको जो स्लोप मिला वो स्लोप क्या ही हो गया इस केस में, dp बाय dv माइनस p बाय v के बराबर। मीन्स किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए तो देख लो, अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए क्या करेंगे, p और v की वैल्यू पुट कर देंगे। सोचो p है 4, v है 3, तो माइनस ऑफ 4/3 इज द स्लोप। ठीक है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, आसानी से हम ये 7 के 7 पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस में कवर कर लिए। यहाँ 7 पॉइंट से मीनिंग है कि अगर जो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो पहला कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरी कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, सॉरी वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा ये बता देंगे, तीसरी वर्क डन के लिए अभी हमने डेरिवेशन किए थे, चौथा पॉइंट कि आप कितना हीट सप्लाई किया गया ये बता सकते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट था, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, तो यहां पर 0 लिखोगे तो हीट सप्लाइड वर्क डन के बराबर हो जाएगा। इंडिकेटर डायग्राम की बात कर लें या पीवी डायग्राम की बात कर लें तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा कर्व आएगा। स्लोप की बात कर लें तो स्लोप होता है dp बाई dv, मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में आपको dp बाई dv फाइंड करना है, वो आपको स्लोप देगा। p और v किस तरह से वेरी कर रहे हैं वो ऑलरेडी गिवन है कि pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी p जो है v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के लिए जो तरीके हैं उसको हमने फॉलो किए और dp बाई dv हमने फाइंड किया माइनस p बाई v। इट गिव्स द स्लोप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एम आई राइट? आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। कहीं भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स में अगर जो प्रॉब्लम है तो एक बार इसको फिर से देख लो, और भी कुछ दिक्कत है तो आप प्रीवियस की तरह मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, आपको ये कितना समझ आया, ठीक है, आपके लिए कितना हेल्पफुल बना ये वीडियो लेक्चर, आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।